लोकसभा चुनाव 2024 के आज नतीजों का दिन है। काउंटिंग देश भर में चल रही है। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू आज अपने हर बुलेटिन में और विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से भी पल पल की ताज़ा जानकारी अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत खजूरिया और पॉलिटिकल साइंस के सीनियर प्रोफेसर भारत भूषण आनंद। मैं हूं इस कार्यक्रम का मेजबान विजय बजाज और मेरे साथ हैं मैं जगमोहन शर्मा। सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं और प्रोफेसर बीबी आनंद और निशिकांत जी, आपका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और चूंकि हम बात करने इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आज मतगणना हो रही है, तो शुरुआत मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रही है किस तरफ जा रही है? क्योंकि 2 दिन पहले तक तो ये था कि जो एनडीए गठबंधन है वो तो जो बीजेपी का नारा था 400 पार, उसके पार जाएगी। और अभी फिलहाल तो 237 पे जो लेटेस्ट ट्रेंड है उस पे बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस 98 पे। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये ट्रेंड्स आगे बढ़ेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो 1-2 दिन से जो एग्जिट पोल चल रहा है उस चीज़ को अगर हम देखें तो आज वो चीज़ें धरातल पे उस तरीके से मुझे नहीं लग रहा कि उस तरह नहीं आ रही है। जी जी, तो मुझे लगता है कि एक टोटल उस प्रेडिक्शन में कुछ क्या खामियां या कमियां रहीं, या वो क्या जो उनका पैटर्न था या जो स्टाइल ऑफ डाटा कलेक्शन था उसमें क्या चीज़ें रही होंगी, तो अभी तक वैसा दिख नहीं रहा कि 400 से पार। जी निशिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके अनुसार 237 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, तो क्या लग रहा है ट्रेंड्स किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि हालांकि प्रोफेसर साहब ने जैसे कहा कि इट इज़ टू अर्ली टू से समथिंग, बट मेरे को लगता है कि ये ट्रेंड्स जो हैं वो इसी तरीके से रहेंगे। और मुझे फ्लक्चुएशन, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी, बट मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी कहीं जो जिस तरीके से बीजेपी का नारा लगाया जा रहा था 400 पार, जहाँ एनडीए भी 400 पार, वो ऐसा नहीं होने वाला। ये ऐसा बहुत क्लियर है। मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीजेपी की सीट्स जो होंगी वो 270-250 के आसपास रहेंगी बीजेपी की अपनी, और एनडीए जो है वो बहुत ज़्यादा अगर उसको मिलेगी तो 300 के आसपास मिलेगी। 300 से ज़्यादा उसी के आसपास ही रह सकता है। आप कहते हैं कि लास्ट ईयर का? नहीं, उससे बहुत कम होगा। उससे बीजेपी का और एनडीए उससे कम रहेगा पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार तो एनडीए का बहुत ज़्यादा था और बीजेपी की अकेले अपनी सीट्स जो थी 303 थी, 303 सीट्स थी, तो उससे बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है। हालांकि अभी हम कह सकते हैं कि अभी 15-16 के आसपास जो है वो राउंड अभी बाकी है, अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल लगता नहीं, जिस तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं, जो इनिशियल ट्रेंड्स जो बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा उल्ट फेर होने वाला है। निशिकांत जी, हमने देखा पिछले 2 दिन से तकरीबन देश भर में एग्जिट पोल्स की धूम है। इंटरनेट पर भी जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई या ट्रेंडिंग हुई वो एग्जिट पोल्स ही रहे। उसमें तो सत्ता पक्ष को एक सीधा वो दिया गया कि इस बार भी तीसरी बार जो है एनडीए की सत्ता में वापसी होती नजर आ रही है, और विपक्ष दावे कर रहा है कि ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं वो झूठे हैं। तो क्या कहेंगे इन एग्जिट पोल्स को लेकर? देखिए, एग्जिट पोल का एक उनकी अपनी मेथोडोलॉजी होती है, वो उनका अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और हर एक एजेंसी जो है उसका अपना अपना तरीका है करने का। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसको पूरा एग्जैक्ट जो है वो बता सकें। वो थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एग्जिट पोल में जो एग्जेजरेट करके बताया कि बीजेपी जो है वो जो एनडीए जो है वो 400 पार के आसपास भी पहुंच सकती है, 400 के आसपास पहुंच, तो मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा वो ठीक था उनका। शायद उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जेजरेट किया था उन चीज़ों को। डेमोक्रेसी है वो लोगों की होती है, और हर सरकार की जो लगाम होती है वो लोगों के हाथ में होती है, सरकार बनाना या गिराना। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि INDI जो गठबंधन है उसका क्लेम ये था कि हम ज़मीनी सतह पर लोगों तक पहुँचे हैं और लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उनको हमने उजागर किया है। महंगाई और बेरोजगारी पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, जबकि एनडीए बीजेपी प्लस उनकी जो पार्टी है उनका भी यही क्लेम था कि हमने ज़मीनी सतह पर काम किया है, लोगों को लाभ पहुँचाया है, अपनी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोनों के जो क्लेम्स हैं और कोशिशें हैं ये कहाँ तक कामयाब हुई हैं और कहाँ तक होंगी कामयाब? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक रिजीम्स के अंदर आपने जैसे पहले बोला कि जो
लोग हैं वो दे आर द रियल जज। जी। और दूसरी चीज़ जो मेरे को लग रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है जी। वो भी अपना काम कर रहा है। जी। और एज फार एज जो बात आप कह रहे हैं कि चाहे वो अपोजिशन हो या एनडीए हो, मुझे लगता है कि किसी न किसी जगह अब अगर आप देखिए तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, मुझे ऐसे लगता है इस इलेक्शन में दोनों तरफ से वो अब दोबारा से जो है वो इमर्ज कर रही हैं। जी। और एक अगेन जो अभी फिर मैं बोलूँगा कि अभी ये कहना बड़ा जल्दी होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि जो वन पार्टी डोमिनेशन सिस्टम जो बढ़ रहे थे या रुक गए थे किसी जगह, उसमें फिर मुझे लगता है डिक्लाइन आ रहा है। और जो एमरजेंस ऑफ या कोलिशन पॉलिटिक्स तो खैर वो तो है ही है, जब एनडीए कहते हैं या इंडिया उसकी बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये चीज़ें जल्दी सामने आ जाएंगी और किसके क्लेम या किसकी सतह और किस स्वरूप में वो सामने आती है वो हमें तभी पता लगेगा। जी। निशिकांत जी, जो हुक्मरान सरकार थी, उनकी स्कीम्स का वो बहुत क्लेम कर रहे थे कि जिस तरह से हमने स्कीमें शुरू की हैं, आम लोगों तक, गरीबों तक पहुँचे हैं, चाहे वो सिलेंडर के ज़रिए पहुँचना हो या किसानों को 6,000 रुपये सालाना देकर मदद की है, या और भी बहुत सारे प्रोग्राम थे। इनको स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा दिया, लोगों को लोन दिए, रेडी पटरी वालों के लिए काम किया और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया, उद्यमियों को बढ़ावा दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो जो कोशिशें बीजेपी प्लस एनडीए ने जो की हैं, वो कोशिशें कुछ रंग लाएंगी या उनका कुछ असर होगा इन नतीजों में? मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी को जो सफलता मिल रही है, या एनडीए को जो सफलता मिल रही है, वो इन्हीं कोशिशों की वजह से मिल रही है। जी। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी थी, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा थी। जी। अगर बीजेपी को कहीं थोड़ी सी सफलता मिल रही है, जब बीजेपी अभी भी आगे है, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज स्कीम्स। क्योंकि ये पहली बार मैंने देखा कि हालांकि गवर्नमेंट की हमेशा स्कीम्स रहती हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स रहती हैं लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, गरीबों को, लेकिन वो स्कीम्स जो हैं ग्राउंड लेवल पर दिखती बहुत कम है। जी। उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। शायद ये बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता है कि उन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन हुई। जी। बट इन्होंने उनका ढिंडोरा जो था बहुत ज़्यादा बजाया। जी। मतलब वो जिस तरीके से वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, जहां तक लोगों को करना चाहिए था, वो पूरा नहीं हो पाया। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि उसमें एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। और इसमें उनका इंडिया ब्लॉक का जो है वो फेलियर मानता हूँ कि इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अगर उनकी सरकार नहीं बन रही, जिससे फिलहाल हमारे इनिशियल ट्रेंड्स बता रहे हैं कि वो हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया। जी। ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा गेन किया, लेकिन उसके बावजूद वो सरकार नहीं बना रहे, तो उनका ये फेलियर में मानता हूँ। निशिकांत जी, मैं इसी के साथ एक सवाल जोड़ूंगा। आपने प्रेडिक्ट किया, हालांकि आपने ये भी कहा कि इट्स टू अर्ली, आपने प्रेडिक्ट किया कि एनडीए जो है वो 300 के आसपास रह सकता है या 300 से नीचे ही रह सकता है। तो क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो आपका मानना है एनडीए या बीजेपी के खिलाफ काम कर गए? मेरे को लगता है कि बीजेपी की, अगर इसमें देखा जाए तो बीजेपी की एरोगेंस मैं समझता हूँ जी, जो आपकी समझ के मुताबिक। विजय, मैं चाहूँगा अब कि हम जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए कि लेटेस्ट वहाँ की स्थिति क्या है हमारी 5 सीट्स की, जो कि एग्जिट पोल तो कह रहे थे कि 3 सीट्स जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी और 2 सीट्स बीजेपी। और अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि उधमपुर सीट पे भी बीजेपी और कांग्रेस की अच्छी टक्कर है। तो विजय, लेटेस्ट क्या है अगर हम सीट्स को देखें? यहाँ बीजेपी जो है वो जम्मू संभाग की 2 संसदीय सीटों पर बीजेपी ने ही बढ़त बनाई हुई है। और अगर बात पूरे केंद्र शासित प्रदेश की करें तो 2 सीटों पर फिलहाल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बना रखी है और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद वो आगे चल रहे हैं। जी। प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के मुताबिक कुछ होने वाला है या यहाँ भी कुछ चेंज है लोगों की सोच में, या जो हमारी एजम्पशंस हैं उनके मुताबिक? नहीं, वही फिर इसका भी जवाब वही है कि अभी तो कुछ राउंड्स हुए हैं जी, है ना। जो दिन बढ़ेगा और राउंड्स आगे बढ़ेंगे
तो फिर ही कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे बोलना मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वी डोंट हैव राइट नाउ any mechanism to predict solid reasons to say। जी। तो निशिकांत जी, आप क्या समझते हैं कि जम्मू वाली सीट जो मुख्य तौर पर रमन भल्ला और जुगल किशोर जी की है, जम्मू रियासी वाली सीट, ये आपको क्या लगता है कि किसकी तरफ जाने वाली है? नो डाउट इसमें, क्योंकि जहां उधमपुर सीट की बात है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह जी के बीच जो है वो ज्यादा टक्कर वाली समझी जा रही है, लेकिन रमन भल्ला जी और इनके बीच की उतनी ज्यादा कड़ी टक्कर नहीं समझी जा रही। तो आपको क्या लगता है जम्मू वाली सीट किसको जाएगी, आपके अंदाजे से, अनुमान से? और जगमोहन, मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि जम्मू सीट पर अभी बीजेपी के जो वर्तमान सांसद भी हैं जुगल किशोर शर्मा, वे 56,000 से अधिक वोट से आगे चल रहे हैं जी। ये अच्छी लीड है जी। और ये हालांकि इसे अच्छी लीड कहा जा सकता है, और मुझे लगता है कि दोनों सीट्स पर 19-20 का अंतर जो था वो पहले से कयास लगाए जा रहे थे। उसका रीज़न मैं ये सबसे बड़ा मानता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी से एक्सपेक्टेड था कि वो बीजेपी करेगी, और लेकिन और बिकॉज ऑफ नो चेंज इन कैंडिडेट्स, वो एक लोगों में एक रिजेंटमेंट थी जी। लेकिन बीजेपी के, आपने बताया कि अभी जुगल किशोर जी 50,000 से ज़्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं, तो अगर इन केस अगर पूरे रिजल्ट के बाद अगर जुगल किशोर 1 लाख के आसपास वोट से जीतते हैं, तो मैं नहीं समझता इसे जीत नहीं समझता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने ये देखा होगा कि डीलिमिटेशन के बाद पुंछ राजौरी को जम्मू पार्लियामेंट्री सीट से निकाल दिया गया जी। और पिछली बार इनकी लीड जो थी वो मेरे ख्याल से 3 लाख के आसपास थी जी। और अगर पुंछ राजौरी, और बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है पुंछ राजौरी से, और इस बार डीलिमिटेशन के बाद जब और पुंछ राजौरी को निकालने के बाद बीजेपी की लीड अगर 2 लाख से कम आती है, और मुझे लगता है कि ऐसा अगर बीजेपी हालांकि जीत जाएगी जी, और अगर 1 लाख के आसपास जीती है, तो मैं इसे जीत नहीं मानता जी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि पुंछ राजौरी निकालने के बावजूद अगर आप 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस की जीत है। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू संभाग की 2 संसदीय सीटों की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चलती नजर आ रही है। अगर बीजेपी ही तीसरी बार यहाँ दोनों सीटों पर जीत दर्ज करती है, जो कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में कोई फेरबदल नहीं किया, तीसरी बार भी सेम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया, तो क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के पक्ष में काम कर गए यहाँ? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि अगर आप कैंडिडेट चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब जो सेंट्रल हाई कमांड है उनको जो अपने क्रिस्मेटिक लीडरशिप पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, और उनको ये लगता है कि लोग उनके नाम पे वोट डालते हैं, है ना, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है या जो लीडर ऑफ द नेशन है, उनको देख के लोग जो हैं वो वोट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में भी वही माना जाना चाहिए जैसे पिछली बार हुआ था कि जितने भी लोग जीते थे वो दरअसल मोदी जी की जीत थी, क्योंकि उनका चेहरा देखकर, उनका जो दावे और वादे थे उनको देख करके लोगों ने वोट किया। बिल्कुल। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हम इनिशियल ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पर कि बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, हालांकि बीजेपी आगे है, एनडीए आगे है, और जम्मू कश्मीर में भी अगर देखा जाए तो हमारे दोनों कैंडिडेट जो हैं बीजेपी के, वो दोनों आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इसे कह सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले जहाँ जो बीजेपी को एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुकाबले में वो बहुत काफ़ी पीछे है जी, जिस हिसाब से नेशनल लेवल पर जहाँ जम्मू कश्मीर में। तो मेरे को लगता है कि जी इसमें बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना जी, वो सबसे बड़ा रीज़न है जी। बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमें लोगों द्वारा वोट मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए शायद उन्होंने कैंडिडेट भी चेंज नहीं किए कि अल्टीमेटली मोदी जी के नाम पर जो है वो लोग वोट दे देंगे। मेरे को लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा जी। देखिए, आज जो दिन है वो दिन ही जीत हार का है, और जो जीत हार होती है वो जनता की होती है, देश की होती है। और चूंकि हम जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, और इस यूटी की अगर मैं जीत की बात कहूँ तो इन इलेक्शन में जितनी ज्यादा वोटिंग हुई है, जितनी पोलिंग हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से 25-30 साल के ज़्यादा समय से ऐसा माहौल था कि लोग डरे हुए थे, या नाराज थे, या डरे थे, या किसी दबाव में वोट डालने नहीं आते थे, या बहुत कम आते थे। लेकिन जिस संख्या में, जिस शिद्दत से इस बार लोग सामने आए हैं, मैं तो समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जीत तो है ही है,
क्योंकि लोगों की जीत सबसे बड़ी नहीं जीत सर, होती है। इस चेंज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा इस प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मुझे यही लग रहा है जी। कि अब देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपने पूछा है, वो है लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करना। इसका मतलब जो डिरेल्ड यूथ था और जिन लोगों की एलिनेशन हुई थी या पॉलिटिकल अपैथी थी टुवर्ड्स सिस्टम, पर्टिकुलरली इन द कश्मीर रीजन, आज मेरा ख्याल सालों के डेकेड्स के बाद आज आप देखिए 36 to 40% लोगों ने वोट डाले और पर्टिकुलरली यूथ ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी यूटी के अंदर जो लोग इस तरह के खिलाफ एक ओपिनियन रखते थे, वो आज मुझे लगता है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही, और जो पॉलिटिकल जो हमारा यूथ है वो मेन स्ट्रीम में वापस आ रहा है और पॉलिटिकल प्रोसेस में और पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे डेमोक्रेसी की, और उसका एहसास और उसको रियलाइज़ कराना और लोगों का सिस्टम पे फेथ को बहाल करना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जीत, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। स्टोरी का मॉरल यही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इन लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए हुई है। जी। हालांकि असेंबली इलेक्शन में हमेशा देखा जाता है कि लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं कि वो लोकल कैंडिडेट्स रहते हैं, तो लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन में कभी भी ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं होती, क्योंकि लोग खासकर कश्मीर में हमने देखा, कश्मीर में लोगों को लगता था कि और अब देखिए रिसेंट जो खबरें हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पर कश्मीर के लोग असेंबली चुनाव को लेकर ज़्यादा उत्सुक हैं। और कल हमारे चुनाव आयुक्त जो हैं उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे बहुत जल्द। तो ये भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है, करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर को, खासतौर पर कश्मीरी यूथ को गुमराह करके रखा गया। दिमाग में इस तरह का कीड़ा कहें या सोच भरने की कोशिश की गई कि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर होते गए, डेमोक्रेसी से दूर होते गए, उनको एक विश्वास नहीं था। लेकिन आज नहीं गए, मैं कहता हूँ कि उनको दूर कर दिया गया, उनको बंदूक की नोक पर उनको दूर करने की कोशिश। लेकिन आज का युवा, आपको याद होगा जगमोहन जी जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर लाल चौक में वहाँ पर वो JKLF द्वारा एक कलर टीवी जो था वो रखा गया था जी। उस वक्त आई थिंक ये मेरे ख्याल से 95 की बात है जी। उसके आसपास के वो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे जब, तो वहाँ पर एक कलर टीवी रखा गया था लाल चौक में कि जो भी पहला वोटर होगा उसको जो कलर टीवी जो है वो दिया जाएगा, नाम में दिया जाएगा जी। मिलिटेंट्स द्वारा रखा गया था जी। क्योंकि हिम्मत करो, हिम्मत है तो आके वोट डाल के देखो। लेकिन कलर टीवी बहुत बड़ी चीज होती है। और आज देखिए जो खासतौर पर जैसे सर ने कहा कि नौजवानों की जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत, वो ज्यादा है। तो जब हमारा युवा ये जान चुका है, हमारे युवा का लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, हमारे संविधान में विश्वास मजबूत हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, इस सारे प्रोसेस में आप देखिए, इलेक्शन है, इट इज़ जस्ट लाइक वार इन डेमोक्रेसी। जब दो लोग लड़ते हैं, एक हारता है, एक जीतता है जी। लेकिन हमारे यहाँ दो तरीके से लोगों की जीत होएगी। एक तो इलेक्शन, ऑब्वियसली कोई भी पार्टी जीते वो अलग बात है। दूसरी बात, जो भी एंटी नेशनल फोर्सेस जो हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, हमारे यूथ को भड़काने का काम करती है, आज उनके मुंह पे एक सीधा तमाचा है जी। आज उनकी हार है जी। और इस डेमोक्रेसी की जीत है जी। वो लोग जिन्होंने हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की आज, या लोगों को भड़काने की कोशिश की, और इस सारे प्रोसेस में उन लोगों ने बहुत सफ़र किया। अभी इलेक्शन के दिनों में कई लोग जो है, अभी भी 2-3 किलिंग्स हुई और उसके बावजूद भी लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है टेरराइज किया, उनको एक ऐसा फेयर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश की, और लोगों को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया कि आप वोट नहीं डालो। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है आज हमारे लिए दोहरी विक्ट्री का दिन है, पर्टिकुलरली फॉर द यूटी ऑफ JNK, कि जिसमें हमारा यूथ, हमारा रीजन, हमारी यूटी सब एक साथ शाना बिशाना होके इस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में
हम साथ हैं। और देखिए पूरी दुनिया विश्व स्तर पर ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती थी कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, वो ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते। और आज देखिए सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है और इंजीनियर रशीद जिनकी आप बात कर रहे हो वो जेल से होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें इससे ज़्यादा आज़ादी और खुली फिजा क्या हो सकती है? प्रोफेसर साहब, निशिकांत जी, जाते जाते आप दोनों से ही मेरा एक सवाल रहेगा। समूचे केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उन पे जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीट पर, बीजेपी 2 सीट पर, और जैसा कि जगमोहन जी ने कहा इंजीनियर रशीद 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो जल्दी से प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है कि शाम तक यही ट्रेंड्स रहने वाले हैं, नतीजों में भी तब्दील होंगे, या इनमें कुछ फेरबदल होने की संभावना है? आप JNK की बात कर रहे हैं? जी। ट्रेंड कुछ भी रहे, मैंने आपको बोला डेमोक्रेसी की जीत है। जी 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 जी। और निशिकांत जी, आप? मुझे लगता है ऑलमोस्ट यही रहेंगे। हाँ, बारामूला में कहीं चेंज हो सकती है जी, बारामूला में, लेकिन वो बिल्कुल क्लोज। तो हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। और जैसा कि आज दिन भर शाम तक 7:30 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, समय समय पर आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। निशिकांत जी आपका और प्रोफेसर साहब आपका अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर यहाँ आना और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।